Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Brajmohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you History chapter 7 and the topic is Revolt of 1857 अर्थात 1857 का विद्रोह. In this chapter you will learn about the reasons of the revolt of 1857. इस अध्याय में हम 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर 1857 में विद्रोह क्यों हुआ. अबाउट द स्प्रेड लिमिटेशंस एंड काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. इस अध्याय में हम 1857 के विद्रोह के प्रसार, इसकी सीमाएं और इसके विफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ. एंड एट लास्ट अबाउट द क्वींस प्रोक्लेमेशन इन 1858. और अंत में महारानी द्वारा 1858 में की गई घोषणा पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. वी हैव लर्नड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, द डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द पीपल ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण कैसे किया गया, भारत के लोगों की दयनीय दशा क्यों हुई, यानी अंग्रेज़ों के पक्षपातपूर्ण नीतियों के वजह से भारत के लोगों की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी. इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं. द ड्रेन ऑफ वेल्थ विच काउज हैवक टू द इंडियन इकोनॉमी. हम यह भी पढ़ चुके हैं कि भारत की जो संपत्ति थी उसका दोहन अंग्रेज़ों ने कैसे किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हो गया. Discuss in groups how the Indians reacted and whether these factors were responsible for igniting the feeling of nationalism among the people. आप समूह बनाकर चर्चा करिए कि कैसे भारत के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कैसे ये कारक जो थे, यानी भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो चौपट हो गई, वो कितना जवाबदेह थी भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को सुलगाने में. ये कारक कितने जवाबदेह थे, इस पर समूह बनाकर आप चर्चा करिए. नाउ कम टू द टॉपिक. द पीरियड फ्रॉम 1757 टिल 1857 सॉ द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. 1757 से लेकर 1857 का जो काल था, इस काल ने ब्रिटिश सत्ता का प्रसार और आर्थिक शोषण के विस्तार को देखा. इट क्रिएटेड द इंडियन रूलिंग इलीट एंड मासेज. और ये इस काल में भारतीय जो इलीट वर्ग थे, यानी कुलीन शासक थे, और जो आम जनता थी, which resulted in several local uprisings. इस वजह से अनेक स्थानीय विद्रोह हुआ. By the mid 19th century और मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते तक, यानी 1850 के लगभग, रीजनल नवाब्स एंड किंग्स लॉस्ट देयर अथॉरिटी. जो स्थानीय नवाब थे, शासक थे और राजा थे, वे अपनी सत्ता खोते चले गए. In the rural areas, both the peasants and the zamindars were unhappy with the systems of revenue collection. और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे और जमींदार थे, ये दोनों वर्ग नाखुश थे, दुखी थे. जो राजस्व संग्रह का जो सिस्टम था अंग्रेज़ों का, उससे किसान और जमींदार दोनों नाखुश थे. The revolt of 1857 was a culmination of the rising wave of antagonism against the British rule. तो जो 1857 में जो विद्रोह था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लहर था, क्रोध का लहर था. यानी लोगों में जो असंतोष था, क्रोध था, उसके वजह से 1857 का विद्रोह हुआ. और इस विद्रोह ने क्या किया? इट शुक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल. 1857 के विद्रोह ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी. सीन बाय सम हिस्टोरियंस एज
Now move to the next page. The first war of independence, the revolt of 1857 was the result of certain deep-rooted causes. यानी कुछ इतिहासकार जो थे वो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानते थे, और जो ये 1857 का विद्रोह था उसका कारण जमीन से जुड़ा हुआ था, डीप रूटेड काउजेज, द इमीडिएट काउज वाज। लेकिन 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सोल्जर्स। ये भारत के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने जो है तत्कालिक कारण प्रदान किया। लेटेस्ट टेक ए लुक एट द काउजेज ऑफ द रिवोल्ट। यानी 1857 के विद्रोह के जो कारण थे वो इस प्रकार थे। अब हम उन कारणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला, पॉलिटिकल काउज यानी राजनीतिक कारण क्या थे। द एक्सपेशनिस्ट पॉलिसीज एंड इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड सेंस ऑफ फियर, सस्पिशन एंड रिसेंटमेंट अमंग द रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, इसने भारत के लोगों और शासकों में एक तरह का डर, संदेह और असंतोष पैदा किया। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज रिसेंटेड बाय रूलिंग क्लासेज बिकॉज इट कर्ब देयर राइट्स ऑफ एडॉप्शन। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे भारत के शासकों में जिनके बच्चे नहीं होते थे उन्हें गोद लेने की जो अधिकार प्राप्त था उसको रोकता था। एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा एंड नागपुर अंडर द डॉक्ट्रिन क्रिएटेड ग्रेट रिसेंटमेंट। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादित होने के बाद झांसी, सतारा और नागपुर राज्य को अंग्रेजों ने हथिया लिया, क्योंकि यहाँ के शासक संतान विहीन थे और चूँकि उन्होंने गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया था, इस वजह से ये राज्य अंग्रेजों के अधीन चले गए। द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ अवध। और अवध के विस्तार के कारण, यानी अवध को जब अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों नाखुश थे। एज ए रिजल्ट ऑफ एनेक्सेशन द रूलर्स वेयर फोर्स्ड टू डिसबैंड द सोल्जर्स। Disrespect shown by the British to the last Mughal emperor बहादुर शाह also angered some people। और अंग्रेज़ों ने जो मुग़लों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके प्रति जो उनका रवैया था, जो इस वजह से लोग गुस्सा में थे, उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया था। The British excluded the Indians from all high civil and military jobs which were reserved for the Englishmen। और ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को उच्च पदों से बेदखल कर दिया, और सभी उच्च पदों पर अंग्रेज़ों की भर्ती होने लगी। The educated Indians felt dissatisfied as they had hoped to get more employment in the government job। और जो शिक्षित भारतीय थे वे असंतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें आशा थी कि उन्हें सरकारी नौकरी में तरजीह दी जाएगी, उन्हें नौकरी अच्छी मिलेगी। ये था राजनीतिक कारण। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक कॉजेज, यानी आर्थिक कारण क्या थे इस रिवोल्ट के। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश वाज इट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यानी अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारत के आर्थिक संपत्ति का दोहन करना, यानी आर्थिक शोषण करना। द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। यानी अंग्रेज़ों ने अपने राजनीतिक ताकत, राजनीतिक सत्ता का उपयोग भारत के संसाधनों और संपत्ति को ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में किया। इन दिस प्रोसेस इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट। और इस प्रक्रिया से यहाँ के लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ।
द ट्रेड इंटरेस्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और जो अंग्रेज़ों ने व्यापार का जो विस्तार किया उससे भारत का जो कुटीर उद्योग था वो उसका विनाश हो गया। द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, और अंग्रेज़ों ने जो राजस्व नीति अपनाई उसके वजह से हमारे देश के जो गांवों का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था वो नष्ट हो गया। इंडियन पीजांट्स वेवर्स एंड क्राफ्ट्समैन फोर्स्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इन रिटर्न रिसीव्ड वेरी लिटिल रिम्यूनरेशन। भारतीय किसान जो थे, बुनकर थे, जो शिल्पकार थे, उन्हें कंपनी के नौकरों ने उनके इच्छा के विरुद्ध काम करवाया और बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी दी गई। मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स एंड क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग आर्टिसान्स एंड क्राफ्ट्समैन, और मशीन निर्मित जो सामान थे इंग्लैंड से में बने हुए वो भारत के बाज़ारों में छा गए, जिससे भारत के कलाकारों और भारत के कारीगरों तथा शिल्पकारों में बेरोजगारी पैदा किया, वो बेरोजगार हो गए। द रिवनेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, और जब भारत के उद्योग का विनाश हुआ तो उससे कृषि पर ज़्यादा दबाव बढ़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एंड रिलीजियस काउज, यानी इस विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। ए सीरियस काउज ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग ऑल क्लासेज ऑफ इंडियंस वाज दैट दे बिकेम एप्रीहेंसिव ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कंसर्निंग देयर रिलीजियन, यानी धर्म को लेकर भारत के लोगों में ज़्यादा असंतोष था। सम ऑफ द रीजन्स फॉर सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट इंक्लूडेड दीज, तो उनके संदेह और अविश्वास का जो कारण था वो इस प्रकार था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हैड अलाउड द मिशनरीज टू इंटर इंडिया। 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसने मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। मेनी इंडियंस फियर दैट द इंग्लिश वे आर अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट देम ऑल टू क्रिश्चियनिटी। अनेक भारतीयों को ये डर लगने लगा कि अंग्रेज उन्हें क्रिश्चियन बना देंगे। सर्टेन लॉज पास्ड बाय द कंपनीज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूजफुल सोशल लेजिस्लेशन लाइक द एबोलिशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड encouragement of widow remarriage were considered as unnecessary interference by the British in the social customs of Indian society. अंग्रेज सरकार ने अनेक कानून बनाए, जैसे सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया, कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाने का कानून बनाया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, जिसे यहाँ के लोगों ने यानी भारत के समाज के लोगों ने सामाजिक रीति रिवाज में अंग्रेज़ों का दखल माना। हालांकि ये सुधार भारत के लोगों के हित में था, लेकिन उस समय के लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। द फीलिंग्स ऑफ द पीपल वेयर हर्ट फर्दर बाय द टैक्सेज दैट वेयर इम्पोज्ड अपॉन द लैंड ऑन विच टेम्पल्स एंड मॉस्क्स वेयर बिल्ट, और लोगों की भावना को तब ठेस लगा जब सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। द ब्रिटिश जनरली लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एंड कंसिडर देम टू बी इन्फीरियर। आमतौर पर अंग्रेज भारतीयों को नीच समझते थे। दिस एटीट्यूड फील्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम, तो ये जो रवैया था अंग्रेजों का, इसने भारत के लोगों में विद्रोह की भावना को विकसित किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री काउजेज, सैन्य कारण। द सिपाहीज इन द कॉलोनियल आर्मी वेयर अनहैप्पी विथ मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों द्वारा नियम कानून थोपे जाने के कारण भारत के जो सिपाही थे वो नाखुश थे। These were some causes for resentment, और उनके असंतोष का कारण इस प्रकार था। The soldiers of the Bengal army mostly belonged to Awadh and they felt indignant when Awadh was annexed to British territory. बंगाल सेना में जो अधिकांश सैनिक थे वो अवध क्षेत्र के थे, और जब अवध का विस्तार अंग्रेज़ों ने अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया
तो इससे जो सैनिक थे वो संतुष्ट हो गए। इन सितंबर 1858 जनरल ऑर्डर वाज पास्ड बाय विच ऑल द न्यू recruits were asked to take an oath that they would go to fight for Britain at any place wherever required। और सितंबर 1856 में एक आदेश पारित किया गया जिसमें हमारे देश के जो सैनिक रिक्रूट थे, यानी जो भर्ती होती थी जिनकी, उनसे एक शपथ पत्र भरवाया गया कि उन्हें ब्रिटेन के लिए चाहे जहाँ भी ज़रूरत पड़े उन्हें लड़ना पड़ेगा। इट कन्फर्म देयर सस्पिशन टुवार्ड्स द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज इन दैट केस दे वेयर लाइबल टू अंडरगो सी ट्रेवल विच फॉर सम वाज प्रोहिबिटेड इन देयर रिलीजन। तो इससे उनका शक पुष्ट हो गया कि अंग्रेज़ों का जो इंटेंशन है, उनका जो उद्देश्य है, वो बहुत ही संदेहजनक है, क्योंकि अगर उन्हें ब्रिटेन के लिए कहीं लड़ना पड़ेगा तो समुद्र की यात्रा करना पड़ेगा, जो कि उनके धर्म में वर्जित था। सिपाहीज वेयर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन और भत्ता फॉर फाइटिंग इट इन डिस्टेंट प्लेसेस। और सिपाहियों को दूर दराज के क्षेत्रों में लड़ाई करने के बावजूद कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। दे वेयर नॉट असाइंड एनी ऑनर और रिवार्ड। उन्हें कोई सम्मान और पुरस्कार भी नहीं दिया जाता था जब वो युद्ध जीत कर आते थे। सिपाहीज वेयर आल्सो पेड वेरी लो सैलरी, दिस वाज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। और भारत के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनका वेतन बहुत कम था और ये वेतन उनके परिवार की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये था मिलिट्री काउज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएट काउज, यानी 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। बिफोर 1857 बोथ द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स वेर इन ए मूड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 के पहले हमारे देश के जो नागरिक थे, आम नागरिक और सिपाही, ये दोनों अंग्रेज़ों के विरुद्ध यानी ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध विद्रोह के मना स्थिति में थे। In 1856, the British introduced the Enfield rifle in the army and the soldiers were trained to use them। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया राइफल लाया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, और उनको इनके इस्तेमाल करने के तरीके के लिए प्रशिक्षित किया गया। द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीज पेपर बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन द गन। और सिपाहियों को इसमें जो कारतूस होता था उसको लोड करने के लिए एक ग्रीज पेपर लगा होता था, उसको मुंह से काटना पड़ता था दांत से। एट दिस टाइम इट वाज बिलीव दैट द ग्रीज यूज्ड इन द कार्ट्रिजेज वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उसी समय एक अफवाह फैला, या जो भी हो, जो भी सच्चाई हो, ऐसा माना गया कि ये जो ग्रीज का इस्तेमाल किया गया वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। Now move to the next page. Both Hindu and Muslim soldiers refused to use the grease cartridge as it hurt their religious sentiments। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैनिकों ने इस ग्रीज कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि इससे उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता था। When refusal did not work, the soldiers resorted to revolt। और जब इनकार करना के बाद भी जब उनका काम नहीं चला तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दस द प्राइमरी एंड द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीज कार्ट्रिज इन द आर्मी। तो जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेज़ों द्वारा ग्रीज कार्ट्रिजेज यानी जो कारतूस थे उनके इस्तेमाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, यानी 1857 के विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। द सोल्जर्स इनिशियली वेर सिंपली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ द ग्रीज कार्ट्रिज। शुरुआत में जो सैनिक थे उन्होंने ग्रीज कार्ट्रिजेज यानी ग्रीज कारतूस थे उनके इस्तेमाल का विरोध किया। बट द गवर्नमेंट नेग्लेक्टेड देयर प्रोटेस्ट, लेकिन सरकार ने उनके विद्रोह, उनके विरोध को नकार दिया, नेग्लेक्ट किया। इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ द कार्ट्रिजेज एंड पनिश दोज हु रिफ्यूज टू ओबे देम। और ऐसे सैनिकों को दंडित किया जिन्होंने
इसे इस्तेमाल करने से मना किया था। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1851 व्हेन द सोल्जर्स ऑफ द 19th रेजिमेंट एट बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज द ग्रीज कार्ट्रिज, देयर लीडर्स वर पनिश्ड एंड द रेजिमेंट वाज डिसबैंडेड। और 19वीं रेजिमेंट जो था बैरकपुर में जब मना कर दिया इस कारतूस के इस्तेमाल करने से, तो उनके नेताओं को दंडित किया गया और उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इन मार्च मंगल पांडे ऑफ द 34th रेजिमेंट फायर्ड एट हिज सर्जेंट मेजर एंड आस्क्ड हिज कॉमरेड्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफेंस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो मार्च में मंगल पांडे ने, जो 34वें रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने अपने सीनियर अफसर सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी और अपने कामरेडों को विद्रोह करने के लिए उकसाया ताकि उनका जाति और धर्म की रक्षा हो सके। बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कॉमरेड्स वेयर कैप्चर्ड, लेकिन मंगल पांडे और उनके कॉमरेडों को बंदी बना लिया गया, उन पर केस चला, ट्राइड एंड एक्सक्यूटेड, उनको फांसी दे दी गई। इन अप्रैल 1857 85 सोल्जर्स ऑफ ए कैवेलरी रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज्ड टू यूज द ग्रीज कार्ट्रिजेज, दे वर पनिश्ड विद 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड डिसग्रेस्ड पब्लिकली। और अप्रैल 1857 में 85 सैनिकों ने मेरठ में इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, उन्हें दंडित किया गया और 10 साल की कठोर सजा दी गई और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया। On 10 May, the 3rd Cavalry Regiment at Meerut revolted and the infantry also became a party to it. The soldiers released the prisoners. सैनिकों ने जो कैदी थे उनको मुक्त कर दिया, किल सम इंग्लिश ऑफिसर, कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, एंड सिविलियंस एंड मार्च टू दिल्ली, और दिल्ली की ओर कूच कर गए। 10 मई 1857 को दे कैप्चर दिल्ली। ऑन 12 में उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया एंड बहादुर शाह सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ इंडिया, और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। सुन द रिवोल्ट कवर्ड द इंटायर टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली टू बिहार इन द ईस्ट, और बहुत जल्द ही ये विद्रोह जो था वो दिल्ली के सारे समूचे क्षेत्र से लेकर पूरब में बिहार तक फैल गया। इन जून रिवोल्ट्स अकर्ड इन लखनऊ, कानपुर एंड झांसी। जून में ये विद्रोह लखनऊ, कानपुर और झांसी तक पहुंचा। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब इस विद्रोह के नेता बने, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी और बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला। इन पंजाब द ब्रिटिश डिसआर्म द इंडियन सोल्जर्स, द सोल्जर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड 1 or 2 places, but they were forced to yield. Now move to the next page. The soldiers revolted at some places in Rajasthan, Gwalior and Indore, but they were easily suppressed. यानी ग्वालियर, राजस्थान और इंदौर में सैनिकों ने विद्रोह किया लेकिन उन्हें दबा दिया गया। Now move to the next topic, suppression of the revolt, यानी विद्रोह को कैसे कुचल दिया गया अंग्रेजों द्वारा। लॉर्ड कैनिंग द गवर्नर जनरल टूक इमीडिएट स्टेप टू सप्रेस द रिवोल्ट। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने तत्कालिक कदम उठाए इस विद्रोह को दबाने के लिए। ही कलेक्टेड द फोर्सेज ऑफ मद्रास, बम्बे, श्रीलंका एंड बर्मा एंड ऑर्डर द लॉयल सिख आर्मी टू प्रोसीड टू दिल्ली इमीडिएटली। उन्होंने मद्रास, बम्बे, श्रीलंका और बर्मा के सैनिकों को इकट्ठा किया और जो वफादार सिख सैनिक थे उन्हें दिल्ली कूच करने की आज्ञा दी। द रिबेल्स बाय दैट टाइम हैड लॉस्ट दिल्ली टू, और तब तक जो विद्रोही थे वो दिल्ली खो चुके थे। द ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिल्ली इन सितंबर 1857, 1857 के सितंबर महीने में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को फिर से हासिल कर लिया। 2 sons ऑफ बहादुर शाह वेयर किल्ड, बहादुर शाह जफर के जो 2 पुत्र थे उन्हें मार दिया गया। एंड ही हिमसेल्फ वाज डिपोर्टेड एज ए प्रिजनर टू रंगून, और बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर बर्मा भेज दिया गया। बर्मा में रंगून नामक जगह पर उनको रखा गया, जहां पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड फ्रॉम झांसी एंड ज्वाइंड हैंड्स विद तात्या टोपे हु हैड एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द रिबेल आर्मी एट ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से
भागकर झांसी से जाकर तात्या टोपे के साथ हाथ मिला ली और उनके साथ मिलकर जो तात्या टोपे जो थे वो ग्वालियर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ जा मिली रानी लक्ष्मीबाई। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर इन जून 1858, लेकिन जून 1858 में अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया। द रानी वाज किल्ड इन बैटल बाय सर ह्यू रोज ऑन 18 जून 1858, और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को शहीद हो गई। तात्या टोपे मैनेज टू गेट अवे बट वाज कैप्चर्ड लेटर एंड एक्सक्यूटेड। तात्या टोपे किसी तरह बच निकले, लेकिन बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। द रिवोल्ट्स ऑफ खान बहादुर खान एट बरेली एंड दैट ऑफ कुंवर सिंह एट जगदीशपुर इन बिहार वे आर ऑल्सो सप्रेस्ड। और खान बहादुर खान का जो विद्रोह था और बिहार में कुंवर सिंह का जो विद्रोह था उन्हें भी दबा दिया गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल वेयर बिलीव्ड टू हैव फ्लेड टू नेपाल। ऐसा माना गया कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए एंड डाइड देयर आफ्टरवर्ड्स, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ए फ्यू लोकल अपराइजिंग्स कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। कुछ स्थानीय विद्रोह जारी रहे, लेकिन 1858 के जुलाई महीने तक जितने भी विद्रोह थे वो सब समाप्त हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। यानी 1857 के विद्रोह के विफलता का कारण क्या था, आखिर ये विद्रोह क्यों असफल हुआ। व्हेन द रिवोल्ट स्टार्टेड द इंडियन सिपाहीज outnumbered the British soldiers. They were also supported by the citizens in large number. यानी जब ये विद्रोह आरंभ हुआ तो भारत के सिपाही जो थे वो अंग्रेजों पर भारी थे, उनको भारत के नागरिकों का भी समर्थन प्राप्त था। द रिबेल्स ऑक्युपाइड दिल्ली इन द इनिशियल स्टेज, और शुरुआती दौर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन येट दे सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट वेरी सून। लेकिन अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्द ही इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। तो आखिर इस विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, वो निम्न प्रकार था। अनेक कारण थे, उसमें से इस प्रकार से मुख्य कारण थे। रिवोल्ट हैड ए लिमिटेड स्कोप। इस विद्रोह का जो क्षेत्र था, दायरा था, वो सीमित था। द एरियाज ऑफ द रिवोल्ट वेयर लिमिटेड टू दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड एंड देयर नेबरिंग टेरिटरी। मतलब ये जो विद्रोह का दायरा था वो पूरे देश में नहीं था। द इंटायर साउथ इंडिया, पंजाब एंड द टेरिटरी टुवार्ड्स इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत एंड बंगाल रिमेन अलूफ फ्रॉम द रिवोल्ट। यानी भारत का जो समूचा दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण भारत का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और राजस्थान का जो इलाका था, गुजरात का इलाका था, वो इस विद्रोह से अछूता था, वो इस विद्रोह में शामिल नहीं था। लैक ऑफ प्लानिंग, यानी योजना बनाने का अभाव था। द प्राइमरी काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट हाउएवर वेयर लैक ऑफ प्लानिंग एंड द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण था कि इसमें केंद्रीय संगठन का अभाव था और सुनियोजित ढंग से ये विद्रोह नहीं चला। द रिबेल्स लैक्ड एन आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम फॉर द कैप्चर्ड एरियाज। यानी विद्रोहियों के पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था कि कैप्चर जो एरिया था, जैसे दिल्ली को कब्जा किया तो कैसे इसको बरकरार रखें। तीसरा कारण, लैक ऑफ मिलिट्री स्किल्स टू मैच द ब्रिटिश फोर्सेज। यानी सैन्य कुशलता का भी अभाव था। द रिबेल्स लैक्ड स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड डिसिप्लिन एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिक जो थे, सिपाही थे, उनमें अनुशासन का अभाव था। दे फाउट मोस्टली विथ स्वर्ड्स एंड स्पीयर। यानी वे परंपरागत अस्त्र शस्त्रों जैसे तलवार और भालों से लड़ाई लड़े। वाइल द ब्रिटिश वे आर यूजिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइफल। जबकि अंग्रेजों ने नए नए आधुनिक राइफलों के साथ युद्ध किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स, यानी शासकों का जो रवैया था वो भी एक कारक था। मेनी रूलर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद एंड द किंग ऑफ नेपाल रिफ्यूज टू हेल्प द रिबेल्स एंड गिव आर्म सपोर्ट टू द ब्रिटिश। यानी ये जो शासक थे वो भारतीय सैनिकों का समर्थन न करके अंग्रेजों का साथ दिया। लिमिटेड सपोर्ट, और इस विद्रोह को
सीमित समर्थन हासिल हुआ। द एजुकेटेड इंडियंस एंड द अपर एंड मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिबेल, यानी जो पढ़े लिखे भारतीय थे और जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ऑन द कंट्री दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। वीक लीडरशिप, यानी 1857 के विद्रोह के विफल होने का एक और कारण था, वो था कमजोर नेतृत्व। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज वीक एंड इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन पर्सन और वन कमांड, यानी जो नेतृत्व था इस विद्रोह का वो कमजोर था और यह एक व्यक्ति या एक कमांड के अधीन संगठित नहीं था। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट लाइक इम्पेरर बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब एंड तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर्स neither planned nor coordinated with one another as one unit, यानी ये जो लीडर्स थे विद्रोह के, उन्होंने एक यूनिट की तरह लड़ाई नहीं लड़ी, इस वजह से ये विद्रोह विफल हुआ। चेंजेज आफ्टर 1857, तो 1857 के बाद क्या परिवर्तन हुआ भारत की राजनीति में? द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें बदलाव आया और सरकार की नीतियों में भी बदलाव आया। क्वीन विक्टोरिया इशूड ए प्रोक्लेमेशन इन 1858 दैट ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा जारी किया जिसके तहत कंपनी के अधिकार का समापन हो गया और ये जो जितने भी प्रशासनिक शक्तियां थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। द क्वींस प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड टू द कंपनीज रूल, इस तरह महारानी की उद्घोषणा ने कंपनी के शासन का अंत कर दिया। दिस वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, यानी 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा से जो बदलाव आए वो इस प्रकार थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कम टू एन एंड, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर एबोलिश्ड, इनको समाप्त कर दिया गया। इन इट्स प्लेस ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द इंडियन काउंसिल वेर क्रिएटेड, यानी भारत में शासन चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन हुआ। द आर्मी वाज थ्रोली रीऑर्गेनाइज, और सेना का पुनर्गठन किया गया। द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वाज ऑल्सो ब्रॉट टू एन एंड, जो क्षेत्रीय विस्तारवादी जो नीतियाँ थी उसका अंत किया गया। अनकंडीशनल एंड जनरल पार्डन वाज गिवन टू द रिबेल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट, जो विद्रोह में शामिल लोग थे उनको बिना शर्त क्षमा प्रदान किया गया, लेकिन जो ब्रिटिश प्रजा को मारने के लिए जवाबदेह थे उनको सजा दी गई, मतलब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। केवल जो विद्रोह में शामिल लोग ऐसे थे जिनका हाथ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में नहीं था, उन्हें बिना शर्त क्षमा प्रदान किया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और महारानी विक्टोरिया के घोषणा के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।